नमस्कार, मैं सिकंदर खान। आज हम करेंगे कक्षा 6 के विज्ञान विषय का दूसरा लेसन, भोजन के घटक। इससे पहला जो लेसन हमने किया था वो था भोजन कहाँ से आता है, और उस पाठ के अंदर हमने देखा था कि हम पर हमारे साथीगण अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं, ठीक है, और उसको बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के संघटकों की आवश्यकता होती है। देखिए, हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। एक ही प्रकार का भोजन हमारी सब प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, इसलिए हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विशेष प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। तो जो भोजन हम करते हैं वो भोजन, प्रत्येक भोजन एक या एक से अधिक कच्ची सामग्री के द्वारा निर्मित किया जाता है, और जिस कच्ची सामग्री से वो भोजन निर्मित किया जाता है उस कच्ची सामग्री के अंदर हमारे शरीर के लिए कुछ विशेष प्रकार के तत्व उसमें मौजूद होते हैं, और ये जो तत्व मौजूद होते हैं वो घटक पोषक कहलाते हैं। हमारे भोजन को बनाने के लिए जिन कच्ची सामग्री की हमें आवश्यकता होती है उस कच्ची सामग्री के अंदर जो घटक होते हैं उन घटकों को हम पोषक कहते हैं, ठीक है। अब ये पोषक कौन कौन से हैं? हमारे भोजन के अंदर वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, जल, खनिज लवण, रुक्षांश आदि पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। अब बात करें अपन कि क्या जो हम भोजन कर रहे हैं वाकई हमारे भोजन के अंदर ये तत्व हैं या नहीं हैं। तो हम हमारे भोजन के अंदर उपस्थित कुछ तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये पोषक हमारे भोजन में है या नहीं है, इनकी हम जांच करेंगे या जांच कर सकते हैं। अब देखिए, हमें जांच करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये है या नहीं है, इनकी जांच करने के लिए जो सामग्री चाहिए वो क्या है। हमें इनकी जांच करने के लिए आयोडीन विलयन चाहिएगा जो तनु हो, और तनु आयोडीन विलयन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भी आधी भरी परखनली जो जल से हो उसके अंदर हम टिंचर आयोडीन डाल दें तो वो तनु आयोडीन विलयन तैयार हो जाता है। इसी प्रकार हमें कॉपर सल्फेट विलयन की आवश्यकता पड़ती है। कॉपर सल्फेट विलयन को बनाने के लिए हम 100 मिलीलीटर जल के अंदर यदि 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल दें तो वो कॉपर सल्फेट का विलयन तैयार हो जाता है। और तीसरा हमें आवश्यक है कास्टिक सोडा विलयन की। जब कास्टिक सोडा विलयन हमें बनाना होता है तो 100 मिलीलीटर जल के अंदर हम 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिला दें तो हमारे पास कास्टिक सोडे का विलयन तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनकी जांच करने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, सामग्री की आवश्यकता होती है, वो ये सामग्री है और इन सामग्री को हम बना सकते हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं कि हमारे भोजन में है या नहीं है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के अंदर मंड या शर्करा के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? मंड या शर्करा के रूप में पाया जाता है, और वह हमारे भोजन में है या नहीं है। इसका परीक्षण कैसे करेंगे कि मंड का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले हम खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं। खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेकर उसमें 2-3 बूंद जब हम तनु आयोडीन विलयन की डाल देंगे तो उसका रंग बदल जाएगा और रंग उसमें नीला काला सा आ जाएगा। तो भोज्य सामग्री के अंदर नीला या काले रंग का आना ये दर्शाता है कि हमारे भोजन के अंदर मंड अर्थात कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अब है प्रोटीन का परीक्षण कि हम प्रोटीन का परीक्षण कैसे करें। तो हम हमारे खाद्य सामग्री की थोड़ी सी मात्रा लेंगे, उसका पेस्ट लेंगे, यदि वो कठोर है तो उसका चूर्ण बना लेंगे, उस चूर्ण को हम परखनली में डाल देंगे। अब उस परखनली में 10 बूंद डाल देंगे पानी की, और उसी के अंदर 10 बूंद ड्रॉपर की सहायता से हम कॉपर
कास्टिक सोडा है वो डाल देंगे। यानी प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए खाद्य पदार्थ चूर्णित अवस्था में 10 बूंद जल और 10 बूंद कास्टिक सोडे का मिला देते हैं, जिससे उसका रंग बैंगनी आ जाता है। बैंगनी रंग आना ये दर्शाता है कि हमारे भोजन के अंदर प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है। अब है वसा। देखिए वसा का परीक्षण करना बहुत ही आसान है। जैसे हमारे भोजन के अंदर वसा है या नहीं है। जैसे ये मेरे पास एक सामग्री है, इस सामग्री को मैं इस कागज़ के अंदर लपेट दूं और लपेट के बाद जब इस कागज़ को हम देखते हैं तो देखिए इस प्रकार ये चिकना नज़र आ रहा है, धब्बे नज़र आ रहे हैं। यदि हमारे पास इस प्रकार सामग्री कागज़ में दबाने पर धब्बे नज़र आते हैं तो हमारे पास वो सामग्री क्या है, उसमें वसा है। कई बार वसा नहीं होती, उसमें केवल जल होता है। उस स्थिति में हम कैसे करें? यदि वो धब्बे जल के होंगे तो उसको धूप में रखेंगे तो वो सूख जाएगा और हमें धब्बे नज़र नहीं आएंगे। इससे पता चल जाएगा कि भोज्य सामग्री के अंदर वसा नहीं है बल्कि जल है। जबकि वसा होंगे तो वो धब्बे हैं वो बने रहेंगे। इस प्रकार वसा का प्रश्न बहुत ही आसान है। तो हम हमारी सामग्री के अंदर, भोज्य सामग्री के अंदर मंड, प्रोटीन, वसा का परीक्षण बड़े आराम से कर सकते हैं। अब बात होती है कि हम जो भोजन करते हैं उस भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है, हम सिद्ध कैसे पता करें? इसके लिए हमें ज़रूरी है कि ये पता होना चाहिए कि कौन सा पदार्थ किस सामग्री के अंदर उपस्थित है। हम बात करें कार्बोहाइड्रेट। देखो बहुत ही सिंपल और साधारण, अपन याद करें तो सीधी सी बात है, ये क्या है? बाजरा है। ठीक है, क्या है ये? बाजरा। चावल, ये क्या है? गेहूं। रोजमर्रा की जिंदगी में काम लेते हैं, इसको कौन है जो नहीं जानता? हर घर का साधारण सा बनने वाला भोजन है सब्जी के रूप में। तो ये जो हम सामग्री देख रहे हैं, बाजरा, गेहूं, चावल, आलू, ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। इन सब में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। यदि हम प्रोटीन की बात करें तो ये है हमारे पास चना, और चना है, इसके अंदर होता है प्रोटीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन है सोयाबीन के अंदर। मूंग है, उसमें भी प्रोटीन है। मांस, मछली, अंडा, दूध, इन सब में भी प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन के सोर्स के रूप में हम इसको अंकुरित करके चने को इस्तेमाल बखूबी करते हैं। अब बात करते हैं वसा। तो वसा के रूप में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो तेल हैं वो वसा के रूप में काम आते हैं। नारियल का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, सरसों का तेल हो, इनमें वसा होती है। इसके अलावा मांस, मछली, अंडा, दूध आदि भी वसा के प्रमुख स्रोत होते हैं। इस प्रकार हम ध्यान रखें कि ये चीज़ें कार्बोहाइड्रेट हैं, तो हमें पता रहेगा कि हम भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ले रहे हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट है और वसा है। कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनको हम ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहते हैं। ठीक है, इनसे हमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि हम कार्बोहाइड्रेट और वसा इन दोनों की मात्रा बराबर लें तो हमें वसा से ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होती है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन है। तो जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन है वो ऊर्जादायक होता है, तो प्रोटीन युक्त भोजन है वो शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं विटामिन की। विटामिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं, लेकिन इनकी आवश्यकता शरीर को कई तरह से होती है।
विटामिनों के नाम हैं ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। देखिए विटामिन बी है वो कई समूह के रूप में मिलता है, कई प्रकार से समूह बनाता है, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। और विटामिन ए है वो हमारी आँखों के लिए ज़रूरी है, और विटामिन ए हमें गाजर, आम, दूध, तो विटामिन ए हमें किससे मिलता है? आम, दूध, गाजर, ये विटामिन ए उपलब्ध करवाते हैं हमें। विटामिन बी ये हमारी पेशियों के लिए आवश्यक होता है, और विटामिन बी हमें खास करके जो अनाज है, गेहूँ, चावल आदि से हमें विटामिन बी प्राप्त होता है, ठीक है। और विटामिन सी, विटामिन सी है वो कई प्रकार के रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है, हमें अंदरूनी ताकत प्रदान करता है, और ये विशेष भोजन के रूप में या अपन जो सोर्स लेते हैं तरल पदार्थ के रूप में नींबू, ये बहुत ही अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। इसके अलावा आंवला, संतरा, टमाटर, ये विटामिन सी के स्रोत हैं जो शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करते हैं। विटामिन डी, दूध, मछली, अंडा, ठीक है, ये हमें विटामिन डी के स्रोत है। विटामिन डी है वो क्या करता है कि हमारे शरीर को जो कैल्शियम चाहिए, ठीक है, उस कैल्शियम को लेने में हमारी मदद करता है, और सूर्य का प्रकाश है वो विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है, वहाँ से हमें निःशुल्क विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। और जो लोग सूर्य के प्रकाश का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, या यूँ कहें कि उसके सामने बहुत कम जाते हैं, उन लोगों के अंदर अक्सर विटामिन डी की कमी रह जाती है। और विटामिन डी हमारी अस्थियों के लिए, दांतों के लिए जो उपयोग है वो काफ़ी उपयोगी है, ठीक है। अब हम बात करें खनिज लवणों की। देखो शरीर के उचित विकास के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, और बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। और जो सामग्री हम भोजन में ग्रहण करते हैं उसमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन सबसे सामान्य सोर्स के रूप में हम अदरक है वो चाय के अंदर यूज़ करते हैं। इसी प्रकार नमक है वो भी हम सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, भोजन में इस्तेमाल करते हैं। पालक है, ये आयोडीन के सोर्स है। फास्फोरस एक सामान्य सा भोजन जो हम फल के रूप में देखते हैं वो है केला, और ये केला फास्फोरस का मुख्य सोर्स है। इसके अलावा दूध फास्फोरस का मुख्य सोर्स है। लोहा, पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां, सेव, ये लोहे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करवाते हैं। कैल्शियम, दूध, अंडा, मांस, ये कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। तो इस प्रकार हमें खनिज तत्वों की आवश्यकता भी होती है जो विभिन्न भोज्य पदार्थों से हमें प्राप्त होती है। अब कम ज़्यादा पोषक, देखिए जो भोजन हम लेते हैं उनमें किन्हीं में कम पोषक तत्व होते हैं और किसी में ज़्यादा होते हैं। एक जैसी सामग्री है उनमें किसी में पोषक ज़्यादा है, किसी में पोषक कम है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो चावल है, गेहूं है, बाजरा है, ये हमें कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध कराते हैं, लेकिन फिर भी चावल के अंदर पोषक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए चावल है वो कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध भोजन है। तो कच्ची सामग्रियों के अंदर किसी में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है और किसी में कम होती है। आहारी रेशे, हमारे भोजन में आहारी रेशों की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। देखिए रूखा या सूखा जो हम साबुत भोजन ग्रहण करते हैं, साबुत भोजन के रूप में जैसे हम चने खाते हैं,
या बाजरा खाते हैं, ये साबुत अनाज है, ठीक है। इसी प्रकार ये आलू भी है, ये केले भी हैं, ये फल हैं, सब्जी के रूप में है, ये रुक्षांश या आहारी रेशे के रूप में भी ग्रहण किए जाते हैं। आहारी रेशों को रुक्षांश भी कहते हैं। देखो, इनका भोजन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रुक्षांश या आहारी रेशे ये हमारे भोजन के आयतन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये भोजन को आंतों से चिपकने भी नहीं देते और बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए हमारे भोजन में आहारी रेशों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आहारी रेशों के साथ साथ जल भी हमें पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होता है। देखो, बार बार सुनते हैं जल है तो जीवन है। वाकई जल है तो जीवन है। शरीर में जल एक अच्छे विलायक के रूप में काम करता है, क्योंकि वह बहुत अच्छा विलायक है। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को अवशोषित करने में जल शरीर की मदद करता है, ठीक है। और जल उन तरल पदार्थों से प्राप्त होता है जो तरल पदार्थ हम लेते हैं। हम दूध लेते हैं, चाय लेते हैं, पानी सीधा पीते हैं, तो इनसे हमें जल प्राप्त होता है। और जो भोजन सामग्री हम खाते हैं, उन भोजन सामग्रियों से भी हमें जल प्राप्त होता है। जैसे हम बात करें, इसी आलू को ले लें। इस आलू को अगर मैं काटूं तो मेरे हाथ गीले हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जल पर्याप्त मात्रा में निकलेगा। ये नींबू ले लीजिए, नींबू काटेंगे तो भी इनके बाहर जो रस निकलेगा वो भी अपने हाथों को गीला कर देगा, अर्थात इनके अंदर भी जल उपस्थित होता है। इस प्रकार खाद्य सामग्रियों के अंदर जल उपस्थित होता है, वो जल भी हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अच्छे विलायक के रूप में, अच्छी अवशोषित पदार्थ के रूप में ज़रूरी है। और जो अपशिष्ट अपने शरीर में बनता है, जैसे मूत्र बनता है, पसीना बनता है, ये अपशिष्ट है, ये जल ही उनको बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा जो हम खाद्य सामग्री बनाते हैं, उस खाद्य सामग्री में भी हम जल मिलाते हैं, वो सामग्री के रूप में भी जल हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार अनेक प्रकार से जल हमें प्राप्त होता है और वो कई सामग्रियों को, अपशिष्टों को बाहर भी निकालता है। तो अब हम देखते हैं आगे संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? ऐसा आहार जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हों, ऐसा आहार संतुलित आहार कहलाता है। और ये पोषक तत्व कौन कौन से हैं? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जल, विटामिन, रुक्षांश आदि सभी तत्व यदि पर्याप्त मात्रा में है तो ये भोजन संतुलित आहार कहलाता है। एक हमारी भ्रांति है कि जो भोजन महंगा होता है वो अधिक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। देखो, अलग अलग क्षेत्र में अपन बात करें, किण्वित भोजन की बात करें, जैसे इडली है वो दक्षिणी भारत में खाया जाता है। आटे का मिश्रण है, मिस्सी रोटी या थेपला जो अनाज व दालों से बना होता है। इसी प्रकार केला, पालक, सत्तू, गुड़ ये पोषकों से भरपूर होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कोई महंगे भोजन से ही पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। कम व्यय के अंदर भी बहुत से पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि केवल संतुलित आहार लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस आहार को पकाएं कैसे, ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है। देखिए, हमारे घरों में अक्सर जो हम भोजन पकाते हैं, जैसे छिलकेदार सामग्री है, भोजन पकाने के लिए पहले उस सामग्री को धो लेते हैं, छिलका उतार दिया फिर धो लेते हैं। इस प्रकार उसको
छिलका उतार दिया और बार बार धो लिया, कुछ तो पोषक तत्व उसके धोने से अलग हो गए, विटामिन खनिज लवण कम हो गए, छिलके उतारने से भी उसके पोषक तत्व कम हो गए। तो ये चीज़ें गलत है। यदि कोई चीज़ सामग्री ऐसी है जिसको छिलकों सहित खाया जा सकता है तो उसको धो के खा लेना चाहिए, छिलकों को उतार कर उसके पोषक तत्वों को कम नहीं करना चाहिए। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे दाल है, चावल है, उसको बार बार धोते रहते हैं तो उससे भी उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं, तो इससे बचना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन पोषक तत्वों को बचा के रखें या अपने इस्तेमाल के लिए रखें तो हमें कच्ची सामग्री को हमारे भोजन के रूप में शामिल करना चाहिए ताकि हमें पोषक निकालने न पड़े। इसी प्रकार कई सामग्री ऐसी होती है जिनको हम ज़्यादा जल में बनाते हैं और ज़्यादा जल में बनाते हैं, बाद में उस जल को निकाल कर फेंक देते हैं, तो उससे भी बहुत से पोषक तत्व है उसका पानी के साथ चले जाते हैं। तो हमें इसी पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। भोजन जो पकाने वाला हो उसको बार बार धोने से बचें, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पानी में डालकर बनाने से बचें, और उस कई भोजन जो कच्चा खाने लायक हो उसको कच्चा भोजन में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए कोई भोजन है जो विशेष पोषक तत्व से भरपूर है तो उसके बारे में क्या हो। देखिए एक ही प्रकार का भोजन है जिसमें एक ही प्रकार के पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा है, तो क्या ऐसा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है? ऐसा भोजन कदापि हमारे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। मान लीजिए कोई भोजन है वसा युक्त है, किसी को लगा कि वसा है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा देती है तो क्यों ना मैं वसा भोजन का इस्तेमाल ज़्यादा करूं, और इसीलिए उसने चिकनी तली हुई चीज़ें, समोसे, कचौरी जैसे फूड खाने शुरू कर दिए। तो वो ज़्यादा खाने से क्या हुआ, वसा शरीर में इकट्ठी हो गई, मोटापा बढ़ गया और कई हानिकारक प्रभाव शुरू हो गए। तो हमें एक ही प्रकार के पोषकों से भरपूर भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है। अभावजन्य रोग, जब हमारे भोजन में, हमारे आहार में कोई विशेष पोषक तत्व की कमी हो और वो कमी लंबे समय तक रहे तो ऐसी स्थिति में होने वाले रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं। अर्थात हमारे भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी से होने वाले रोग अभाव रोग कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी रहती है तो किस दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यदि किसी के भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी रहती है तो उस व्यक्ति में कई समस्याएं आ जाएगी, जैसे उसका चेहरा सूज जाएगा। ठीक है। उसके बालों का रंग उड़ जाएगा, उसके शरीर की वृद्धि और विकास अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है। और उसके अंदर साथ ही साथ उसे 35 जैसी समस्याओं का सामना, अर्थात 10 जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये केवल प्रोटीन की कमी से, यदि भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन कम रहे तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के भोजन के अंदर प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी कमी है, यानी दोनों ही तत्वों की कमी है, पोषकों की कमी है, तो क्या होगा। देखिए ऐसी स्थिति में व्यक्ति है उसके शरीर की वृद्धि विकास पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाएगा और दोनों पोषकों की कमी से उसका शरीर दुबला पतला कमज़ोर हो जाएगा और वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो खुद भी अपने शरीर को संभाल नहीं सकेगा। इसलिए हमारे भोजन के अंदर पोषक पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। हम संतुलित आहार लेकर अभावजन्य रोगों से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं कई अभाव रोगों की। ठीक है। विटामिन ए, यदि विटामिन ए की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमें रतौंधी रोग हो जाता है। इसमें हमें रात्रि को दिखाई नहीं देता, कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ठीक है। आँखों का दिक्कत खड़ी हो जाती है और
विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और इस रोग के अंदर पेशियां कमज़ोर हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग के अंदर शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, उनसे खून बहता है और घावों का भरना मुश्किल हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जो सूखा रोग, रिकेट्स रोग, इसमें हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। यहाँ इन दो के बारे में थोड़ी चर्चा और करेंगे, विटामिन सी और विटामिन डी। देखिए, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो भोजन बनाते समय, भोजन गर्म करते समय सबसे पहले लुप्त हो जाता है, क्योंकि वाष्प बनकर उड़ जाता है। और ये विटामिन वो है जो हमें निःशुल्क सूर्य के प्रकाश से उपलब्ध होता है। अब बात करें कैल्शियम खनिज तत्व की। कैल्शियम जो खनिज है वो हमारी अस्थियों और दांतों के लिए उपयोगी है। इसकी कमी से अस्थियों में और दांतों में कमज़ोरी आ जाती है। आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है, जिसके अंदर गला सूज कर नीचे लटक जाता है। आयरन की कमी से अरक्तता अर्थात एनीमिया रोग हो जाता है और उसकी वजह से शरीर कमज़ोर हो जाता है। इस प्रकार अपना ये लेसन है, भोजन के घटक वो पूरा होता है।